जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेटरी मोशन के अंतर्गत आज हम लोग आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बुक खोलें और न्यूमेरिकल देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये न्यूमेरिकल बहुत आवश्यक होते हैं। न्यूमेरिकल तैयार करने से आगे कंपटीशन वगैरह क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समान द्रव्यमान घनत्व। तो एक समान द्रव्यमान घनत्व का मतलब ये हुआ कि एक समान रूप से उसके प्रत्येक पृष्ठ का भाग एक समान है। तो एक समान द्रव्यमान घनत्व के निम्नलिखित पिंडों में प्रत्येक के द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति लिखिए। यानी आप ये बताइए कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। तो देखिए, पहले में दिया हुआ है गोला, दूसरे में दिया हुआ है सिलेंडर, तीसरे में दिया हुआ है छल्ला और चौथे में दिया हुआ है घन। तो हम आपको बता दें कि कोई भी निकाय हो उसका द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है। तो गोला, सिलेंडर, छल्ला तथा घन सबका द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर होगा। और फिर देखिए, आगे आपसे ये भी पूछ रहा है कि क्या किसी पिंड का द्रव्यमान आवश्यक रूप से उस पिंड के भीतर स्थित होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई वस्तु ठोस है तो उसका द्रव्यमान केंद्र उसके भीतर होगा। लेकिन अगर ठोस नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई छल्ला है, छल्ला का मतलब रिंग है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र उस ठोस के भीतर नहीं होता है, उससे अलग होता है। इसी तरह से खोखला सिलेंडर है तो उसका भी द्रव्यमान केंद्र सिलेंडर के भीतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि उस पिंड का द्रव्यमान केंद्र सदैव उसके भीतर ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसको ध्यान से देखें। HCl अणु में HCl अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच का पृथक्कन, पृथक्कन का मतलब दूरी आपको दी गई है। देखें, यह HCl का अणु है और HCl में यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है। यहाँ HCl के अणु में हमने कल्पना कर लिया है, ये HCl के अणु में ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है। और देखें, इनके बीच पृथक्कन, पृथक्कन माने इनके बीच की दूरी, इनके बीच का सेपरेशन 1.27 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ से यहाँ इनके नाभिकों के बीच की दूरी दी गई है 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो फिर आपसे कहा जा रहा है इस अणु के द्रव्यमान केंद्र की लगभग अवस्थिति ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को हम यक्स सीएम से प्रदर्शित करेंगे। यक्स का मतलब स्थिति हो गया और सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास हो गया। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को हम लोग यक्स सीएम से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, यह ज्ञात है कि क्लोरीन परमाणु का जो द्रव्यमान है
वह हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 35.5 गुना भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाइड्रोजन के द्रव्यमान को यमएच से प्रदर्शित कर दें तो कहा जा रहा है कि क्लोरीन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 35.5 गुना है। ये प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है। तथा किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर केंद्रित होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि m1x1 प्लस m2x2 अपान होता है m1 प्लस m2, जहां m1 जो है वो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और m2 क्लोरीन का द्रव्यमान है। ये MH और MCl लिख देते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। HCl इज इक्वल टू हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को MH से प्रदर्शित किया गया है और ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन के तुलना में ही हम ये मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के नाभिक से द्रव्यमान केंद्र की जो अवस्थिति है वह HCl है। इसका मतलब हाइड्रोजन से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हाइड्रोजन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन की जो दूरी होगी वो शून्य हो जाएगी, यानी x1 का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। और प्लस ये है MCl, तो MCl की वैल्यू हम रख देते हैं। देखें MCl के जगह पे हम रख देते हैं 35.5 और ये हो जाएगा MH। और फिर यहाँ देखें नीचे MH है और फिर MCl का भी मान हम रख देते हैं और MCl का मान है 35.5 MH। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, फिर ये हो जाएगा HCl इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 और प्लस 35.5 MH अपान इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 36.5 MH। अब हम इसको सॉल्व कर लें, लेकिन एक बात हमको याद में रखना है कि यहाँ पर जो x2 है, ये जो डिस्टेंस है, देखिए x2 की वैल्यू होगी ये 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो देखें x2 का मान अभी हमने नहीं रखा है, x2 का मान 1.27 और इसको एंगस्ट्रॉम में ही रहने देते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.27। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह HCl इज इक्वल टू ये तो 0 है, ये हट गया। अब ये हो जाएगा 35.5 इंटू 1.27 और ये हो जाएगा MH और नीचे आप देख रहे हैं 36.5 और ये है MH। तो क्या होगा, MH से MH कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा HCl इज इक्वल टू 35.5 इंटू 1.27 और ये हो जाएगा 36.5। अब ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर दीजिए। तो देखें ऊपर 10 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 355 और नीचे 10 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 365। एक काम और हम कर लेते हैं, ऊपर नीचे 100 से भी गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे 127 हो जाएगा और नीचे 100 से गुणा हमने कर ही लिया, 100 हो गया।
तो अब जो है 5 से अगर हम कटावें तो देखें 5 साते 35 हो गया और 5 का में 5 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। और फिर नीचे कटावें तो ये भी 5 साते 35 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर यक्स CM की जो वैल्यू है ये एक 71 इंटू 172/73 इंटू 100 हो जाएगा। अब हम लोग 71 यानी 71 में 127 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए 71 का 127 में मल्टीप्लाई किया गया, ये 9017 आया और नीचे 73 है, तो 9017 में 73 से भाग दे दिए, ये 123.5 आ रहा है। और फिर ये हम यहाँ पर 100 से भाग दे दें तो 1.235 एंगस्ट्रॉम आएगा, क्योंकि हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आपसे द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति पूछी जा रही थी, तो हाइड्रोजन के नाभिक से, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक से ही हम इसको मेजर किए हैं, तो हाइड्रोजन के नाभिक से द्रव्यमान केंद्र की अवस्थिति जो होगी वह 1.235 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कोई बच्चा किसी चिकने क्षैतिज फर्श पर एक समान चाल भी से गतिमान किसी लंबी टाली के एक सिरे पर बैठा है। मतलब टाली जो है एक चिकने फर्श पर भी वेग से गतिमान है और उसी के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है। यदि बच्चा खड़ा होकर के ट्राली पर किसी भी प्रकार से दौड़ने लगता है, अभी तक बच्चा ट्राली के एक सिरे पर बैठा था, अब वो ट्राली पर खड़ा हो गया और दौड़ने लगा, जैसे मन करे वैसे दौड़ने लगा, तब निकाय यानी ट्राली प्लस बच्चा के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी। एक बात हम आपको बता दें कि उस ट्राली पर किसी प्रकार का कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है और वह लड़का उस पर यानी ट्राली पर गति कर रहा है। तो ट्राली पर जब वो गति करेगा तो उसके ऊपर लगने वाला चूंकि बाह्य बल कोई है नहीं और यह आंतरिक बल होगा, तो जब किसी निकाय पर आंतरिक बल लगता है तो उसके द्रव्यमान केंद्र के गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्राली एक समान वेग से चिकने फर्श पर गतिशील थी और ट्राली के एक किनारे पर बच्चा बैठा हुआ था, अगर वो खड़ा होकर के दौड़ने लगे तो उस ट्राली के द्रव्यमान केंद्र के गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक कण जिसकी स्थित सदिश, तो स्थित सदिश को वेक्टर r से प्रदर्शित किया गया है कि x, y और z अक्षों के अनुदिश अवयव क्रमशः। तो देखिए x अक्ष के अनुदिश x है, y अक्ष के अनुदिश y है, z अक्ष के अनुदिश z है। तो जानते हैं जब स्थित सदिश निकालते हैं तो आपको मालूम है कि x अक्ष के तरफ एकांक सदिश कैप i होता है, y अक्ष के तरफ एकांक सदिश कैप j होता है और z अक्ष के तरफ एकांक सदिश कैप k होता है। तो इन तीनों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमको स्थित सदिश वेक्टर r की वैल्यू मिल जाएगी और रेखीय समवेग वेक्टर p, ये सदिश राशियां हैं। तो रेखीय समवेग p के अवयव px, py, pz हैं।
तो क्या हो जाएगा, पी एक्स के साथ कैप आई, पी वाई के साथ कैप जे और पी जेड के साथ कैप के जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोणीय संवेग जे के अक्षों के अनुदिश अवयव ज्ञात कीजिए। अक्षों के अनुदिश अवयव यानी x अक्ष के अनुदिश अवयव क्या होगा, y अक्ष के अनुदिश अवयव क्या होगा और z अक्ष के अनुदिश अवयव क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें कोणीय संवेग जे है और कोणीय संवेग भी सदिश राशि होती है और आपको मालूम है कि जब रेखीय संवेग का आघूर्ण लेते हैं तो रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर वेक्टर j इज इक्वल टू आर की वैल्यू x कैप आई प्लस वाई कैप से प्लस जेड कैप के और क्रॉस ये हो जाएगा पी एक्स कैप आई प्लस पी वाई कैप से और प्लस हो जाएगा पी जेड कैप के। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करने का जो मेथड है आप लोग आगे पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सारणिक की आवश्यकता पड़ेगी और सारणिक भी आपको क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंट करके आपको दिखा देते हैं कि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो ना तो हम करते क्या है कि देखिए आई जे के है, इसको हम लिख लेते हैं कैप आई कैप जे कैप के। अब इसके बाद इनके कोफिशिएंट को हम यहाँ लिखते हैं, पहले वाले को तो x है y है z है और फिर दूसरे के कोफिशिएंट को हम लिखते हैं ये px है ये py है और ये pz है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैप आई और जब आई लेते हैं ना तो इसको पंक्ति कहते हैं और इसको स्तंभ कहते हैं। तो देखें आई वाले पंक्ति और आई वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, अब जो बचता है तो देखिए वाई जेड पी एक्स पी वाई बचा तो इसका इसमें गुणा करते हैं और माइनस करके इसका इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा वाई इंटू पी जेड और माइनस हो जाएगा जेड इंटू पी वाई। अब हम जे को लेंगे तो जब जे को लेंगे कैप जे और फिर देखें इसकी क्रिया कैसे करते हैं। जब जे को लेंगे तो जे वाला स्तंभ और जे वाली पंक्ति को छोड़ देंगे तो फिर देखिए एक्स जेड पी एक्स पी जेड बचेगा तो इसमें मल्टीप्लिकेशन उल्टा होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन उल्टा करेंगे यानी पी एक्स का पहले हम जेड में करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स इंटू जेड और माइनस हो जाएगा x इंटू ये हो जाएगा पी जेड। अब इसके बाद हम k वाले को लेंगे तो चले देखें k में क्या होगा। तो देखें अब यहाँ पर k वाला स्तंभ और k वाले पंक्ति को छोड़ देंगे तो x y पी एक्स पी वाई बचा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं x इंटू पी वाई और माइनस हो जाएगा पी एक्स इंटू वाई पी एक्स इंटू वाई। तो जब यहाँ से j का मान निकला, अब आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा था कि x अक्ष y अक्ष और z अक्ष के तरफ घटक क्या होगा। तो देखें अगर x अक्ष के तरफ घटक jx है तो जानते हैं i का जो कॉफिशिएंट होगा ना वह x अक्ष के तरफ घटक होगा और j का जो कॉफिशिएंट होगा ये y अक्ष के तरफ घटक होगा और k का जो कॉफिशिएंट होगा वो z अक्ष के तरफ घटक होगा। तो jx इज इक्वल टू हो जाएगा y पी जेड और माइनस जेड पी वाई हो गया। और अगर y अक्ष के तरफ घटक jy है तो jy की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी देखें पी एक्स जेड माइनस ये हो जाएगा x पी जेड
और अगर के की तरफ जेड अक्ष की तरफ देखें तो ये हो जाएगा जेजेड और ये हो जाएगा यक्स पी वाई माइनस पी एक्स वाई। इनको आगे पीछे भी करके हम लिख सकते हैं, जैसे पी जेड को पहले लिख दिए, वाई को बाद में लिख दिए, पी वाई को पहले लिख दिए, जेड को बाद में लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यक्स अक्ष के तरफ घटक ये रहा, वाई अक्ष के तरफ घटक ये रहा और जेड अक्ष के तरफ घटक ये रहा। अब फिर इसके बाद देखिए प्रश्न में कुछ आपसे पूछा जा रहा था कि दर्शाइए कि यदि कण केवल एक्स वाई तल में गतिशील हो, तो जब एक्स वाई तल में गतिशील होता है ना, तो उस स्थिति में z और pz का मान 0 हो जाता है। z और pz दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। याद रखे रहिए, जब x y तल में गतिशील होगा तो z से रिलेटेड जितनी भी वैल्यू होंगी वो 0 हो जाएंगे। उस स्थिति में देखिए ये कोणीय संवेग का मान क्या होगा। देखिए जहाँ जहाँ z है वहाँ 0 करेंगे और जहाँ pz है वहाँ भी 0 करेंगे। तो अब देखिए कैप आई वाई पी जेड के जगह पे 0 माइनस जेड के जगह पे 0, ये पी वाई हो गया। अब ये हो गया जे और फिर देखें पी एक्स जेड के जगह पे 0 माइनस यक्स और फिर यहाँ भी पी जेड है, पी जेड के जगह पे 0 हो जाएगा और प्लस हो गया के और फिर ये हो जाएगा आपका यक्स पी वाई और माइनस पी एक्स वाई हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें ये मान 0 हो गया, ये मान 0 हो गया, यानी यहाँ से कैप जे इज इक्वल टू मिल रहा है एक्स पी वाई माइनस पी एक्स वाई और ये है कैप के। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि अगर यह कण एक्स वाई तल में गतिमान हो तो कोणीय संवेग का केवल z अवयव ही होता है। तो देख रहे हैं कि केवल k वाला पद मिला है, i वाला पद जो होता है x अक्ष की तरफ होता है, j वाला जो पक्ष होता है y अक्ष की तरफ होता है और k वाला जो पद होता है वो z अक्ष की तरफ होता है। तो इसमें x y 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर केवल k घटक ही प्राप्त होगा। और इस प्रकार देखें हमें उम्मीद है कि आज जितने भी न्यूमेरिकल बताए गए हैं ये सभी न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।